ये हमारी अर्थव्यवस्था की भारतीय अर्थव्यवस्था की फोर्थ वीडियो है जो लास्ट है। इसमें कंप्लीट हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने कृषि के बारे में पढ़ा था। इस वाली वीडियो में हम आगे पढ़ते हैं। ग्रेसम का नियम। ग्रेसम का नियम ये कहता है कि जो घटिया मुद्रा होती है वो बढ़िया मुद्रा को बाजार में जो प्रचलन होता है उससे बाहर कर देती है। ये ग्रेसम का नियम है। अब बात करते हैं पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जिक्र हुआ है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था का जिक्र किया है। बात करते हैं सिद्धांत और प्रतिपादन का। सिद्धांत और प्रतिपादन विकास का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने दिया है। प्लानिंग एंड द पुअर BS मिन्हास जी की पुस्तक है। एन इक्वेरी इनटू पॉवर्टी ऑफ नेशन गुरनान मिडल ने दिया है। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है? मुद्रास्फीति ये होती है कि वस्तु की उपलब्धता कम होती है। जैसे पहले कोई बाजार में 1 किलो वस्तु आ रही थी, लेकिन उसके बाद वो हाफ KG आने लगी और बस मूल्य मतलब मुद्रा जो है उसकी आपूर्ति अधिक है। वस्तु की मात्रा कम आ रही है लेकिन मुद्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है बाजार में, तो वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा और मुद्रा का मूल्य घट जाता है। इसमें मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, मुद्रा का मूल्य कम। जब मुद्रा ज़्यादा आएगी बाजार में तो उसका मूल्य कम होगा। इसमें उत्पादक वर्ग को लाभ होता है, ऋणी को लाभ होता है, जो ऋण ले लेता है उसको लाभ होता है, और जो ऋण दाता है उसको नुकसान होता है। जो ऋण लेता है उसको फायदा हो जाता है और जो ऋण देने वाला होता है उसको नुकसान हो जाता है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य है गिरा हुआ है। इसके विपरीत जो होता है मुद्रा संकोचन अथवा अपस्फीति, इसमें मुद्रा की जो मात्रा में वो कमी आ जाती है और वस्तु का मूल्य फिर कम हो जाता है। तो ये मुद्रा संकोचन जो है इसके विपरीत है बिल्कुल। अब बात करते हैं अवमूल्यन। अवमूल्यन जो है अन्य मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य कम करना। मतलब जैसे डॉलर है, डॉलर की अपेक्षा अगर हम रुपये का मूल्य थोड़ा कम कर देते हैं तो वो अवमूल्यन हो जाता है। कुछ समिति बनी हुई है जो विशेषकर किसी स्पेशली कार्य के लिए बनाई गई हैं, जैसे स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला, दांतेवाला बेरोजगारी। तो ये सारी समिति हैं। सुरेश तेंदुलकर गरीबी से, महाजन चीनी उद्योग, सत्यम वस्त्र नीति, ये इम्पोर्टेंट है। एक तो गरीबी वाली चलिए, कर सुधार इम्पोर्टेंट है। स्वामीनाथन जनसंख्या नीति ये इम्पोर्टेंट है, तो ये सारी देख लेना एक बार। अब बात करते हैं भारत में कृषि का वर्ष। भारत में कृषि का वर्ष जो है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, RBI का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून, और कृषि का वर्ष भी 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। कुल खाद्यान्न की बात करें 2020-21 में तो 310.74 मिलियन टन रहा भारत का कुल खाद्यान्न। अब अनुमानित 2021-22 में 315.72 मिलियन टन अनुमानित है। ये करंट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही बता देता कि वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार जो है किसानों की सारी फसल लेने के लिए तैयार हो जाती है उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इसकी जो संस्तुति देता है वो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो 1965 में जिसकी स्थापना हुई है, वो आर्थिक मंत्रिमंडलीय समिति होती है, उसको भेजता है। फिर वह साल में 2 बार इसकी घोषणा करते हैं। एक तो रबी की फसल से पहले लगभग सितंबर में, और एक बार खरीफ की फसल से अप्रैल मई में इनकी मूल्य की जो है घोषणा होती है। इसमें खाद्यान्न की 7 फसलें, दलहन की 5, तिलहन की 7, अन्य 3 फसलें, कुल 24 फसलों का जो है मूल्य घोषित करते हैं। गेहूं का मूल्य 2021-22 में 1975 था, और 2022-23 में 2015 इन्होंने गेहूं का मूल्य रखा। चावल का 1940 था, 2021-22 में, 2022-23 में 2040 रखा। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं उद्योग की। उद्योग का क्या है? पहली औद्योगिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय 6 अप्रैल 1948 को आई। नई औद्योगिक नीति 24 अप्रैल 1991। जब मनमोहन राव मॉडल आया था तो उन्होंने 3 घटक दिए थे: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये हमने पहले ही बता दिया। और नई औद्योगिक नीति जो है वो 24 जुलाई 1991 को आई। सूक्ष्म लघु उद्यम विकास अधिनियम जो है वो 2006 में आया। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास मंत्रालय जो है उसकी स्थापना 9 मई 2007 को हुई। सिडबी जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है,
2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई। सिडबी का मुख्यालय जो लखनऊ में इम्पोर्टेंट है। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं? बौद्धिक संपदा अधिकार है नवाचार खोज के लिए मिलने वाले कानूनी अधिकार। जैसे कोई किसी वस्तु का निर्माण करता हो, मतलब जो अलग है, तो उस पर उसे अधिकार दिया जाता है कि कोई उसकी कॉपी ना कर सके। कॉपीराइट है, कोई इसकी कॉपी ना कर सके। जैसे कोई किसी ने किताब प्रिंट कराई है, छापी अपनी खुद की, तो दूसरा कोई इसकी कॉपी ना करे। पेटेंट है, इसको 20 वर्षों का अधिकार दिया जाता है। जैसे कोई आपने नवाचार खोज की है तो उस पर 20 वर्षों का आपका अधिकार दिया जाता है, खुद कोई और नहीं करेगा उस पर। ट्रेडमार्क जो है एक विशेष चिन्ह दिया जाता है। कोई भी कंपनी अपना कोई भी उत्पादन कर रही है तो वो उस पर विशेष चिन्ह लगाती है। औद्योगिक डिजाइन है कि कुछ ना कुछ डिजाइन इस पर बनाती है। भौगोलिक संकेतक जो है कि कोई वस्तु कहाँ पे छपी उत्पादन हुई है, कुछ ना कुछ उसका स्थान भी उसके साथ लिखा जाता है। तो ये 5 बौद्धिक संपदा अधिकार हैं जो नवाचार खोज के लिए मिलते हैं। अब बात करते हैं विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण जो होता है वो कानूनी रूप से कोई देश अपनी मुद्रा को प्रतिबंधित कर देता है। जैसे अभी 2016 में 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया है, वही विमुद्रीकरण है कि कानूनी रूप से उनको बंद कर दिया गया है, उनको प्रचलन से बाहर कर दिया गया है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में इसकी स्थापना हुई। यह भारत में और एशिया में प्रथम है। मान्यता इसको 1956 में मिली है, मतलब भारत और एशिया का प्रथम है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, इसको इसलिए अधिनियम को लाया गया था, इसमें क्या था कि जो राजकोषीय घाटा है उसको कम करना था। 2003 में यह अधिनियम आया, 2008 तक इसको कम करना था कि सरकार कोई आपातकालीन स्थिति में ही ऋण लेगी, नहीं तो अन्यथा ऋण नहीं लेगी, जिससे राजकोषीय घाटा जो है कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं वित्तीय आयोग की। वित्तीय आयोग का जो गठन हुआ है वह अनुच्छेद 280 से हुआ है। संवैधानिक आयोग है, राष्ट्रपति द्वारा इसको गठित किया गया है। एक अध्यक्ष, 4 सदस्य इसमें होते हैं। मुख्य कार्य जो है वो जो कर राजस्व प्राप्त होता है उसको केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार विभाजित करना है, मतलब बांटना है, उसकी सिफारिश राष्ट्रपति को करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि जो केंद्र और राज्यों के बीच में कर को बांटना है वो किसका कार्य है? वो वित्तीय आयोग का कार्य है। वित्तीय आयोग जो है अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। अब बात कर लेते हैं 14 और 15 वित्तीय आयोग जो है उनके बारे में थोड़ा। 14वां वित्तीय आयोग जो है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक रहा। इसके अध्यक्ष आरबीआई के पूर्व गवर्नर वाई.वी. रेड्डी थे। इसमें इन्होंने सिफारिश की थी राज्यों की हिस्सेदारी 32% से 42% की जाए। तो ये 14वां वित्तीय आयोग था। बात करते हैं 15वां वित्तीय आयोग। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2020 की जगह 1 अप्रैल 2021 से हुई, क्योंकि कोविड के समय थोड़ा डिले हुआ। तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक इसकी स्थापना हुई, मतलब जो इसका कार्यकाल है। अध्यक्ष इसके एन.के. सिंह हैं। इन्होंने सिफारिश की है कि 1% की जो हिस्सेदारी है राज्यों की वो कम की जाए, 42 से 41 की जाए, 42 से 41 की जाए। और जो 1% है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास में लगाया जाए, क्योंकि अभी 2 हमारे नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनका विकास किया जाए। तो ये हमारे वित्तीय आयोग था। और हम राज्य वित्तीय आयोग की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा 243 आई में राज्य वित्तीय आयोग के गठन की बात की गई है कि 1992 के बाद 1 साल के भीतर जो है राज्यपाल एक राज्य वित्तीय आयोग का गठन करे और उसके हर 5वें वर्ष एक वित्तीय आयोग का गठन करे, जो राज्य की वित्तीय जो व्यवस्था है उसको संचालित करते हुए राज्यपाल को सिफारिश भेजे। तो इसलिए राज्य वित्तीय आयोग का गठन की बात कही गई है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अब बात करते हैं मुद्रा की। मुद्रा जो है हॉट करेंसी जो होती है वो बाज़ार से शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति रखती है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस इतनी होती है वो बाज़ार से एकदम उसकी मात्रा में कमी आने लगती है। हार्ड करेंसी जो दुर्लभ करेंसी होती है उसकी आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है, मतलब उसकी आपूर्ति कम है लेकिन बाज़ार में मांग अधिक होती है, मतलब उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है लेकिन उसकी मात्रा बाज़ार में कम उपलब्ध होती है। सॉफ्ट करेंसी मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक होती है, मतलब इतनी मांग नहीं होती जितनी आपूर्ति होती है। डिजिटल मुद्रा ऑनलाइन करेंसी होती है। डिजिटल मुद्रा में एक क्रिप्टो करेंसी बनाई गई है, इसे बिटकॉइन नाम से पहली क्रिप्टो करेंसी 2009 में सतोशी नाकामोतो ने बनाया है। डिजिटल मुद्रा में एक क्रिप्टो करेंसी होती है, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन नाम से
2009 में सातोशी नाकामोटो ने बनाया है। अब फेसबुक ने भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, लिब्रा, लेकिन इसका 2020 में नाम चेंज करके डायम कर दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं बैंकों के विलय की। 2019 में और 2020 में जो है कुछ बैंकों का आपस में विलय कर दिया गया है, इसको देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और बीजा बैंक का विलय कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2020 से 10 बैंकों का विलय 4 बैंकों में कर दिया गया है, इसको देख लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ। कैनरा बैंक में सिंडिकेट का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक का, इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का। तो ये 8 बैंकों का विलय हुआ है। इम्पोर्टेंट है ये भी, कौन से बैंक का किस में विलय हुआ है। अब बात करते हैं एटीएम में। एटीएम का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसको देखते हैं। इसको जो जोड़ने का कार्य किया जाता है, मतलब जो एटीएम आपस में जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेटवर्क नेशनल फाइनेंशियल स्विच इसको जोड़ने का कार्य करता है, और जो इसका संचालन करता है वो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जोड़ने का कार्य कौन करता है और इसका संचालन कौन करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार रैंडम डिवीज़न देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन में दी है अपनी। राज्य अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स द्वारा दास कैपिटल में। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की है। भारत की कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित है। प्राथमिक क्षेत्र में ये आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं, तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं। अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक जो है यूएनडीपी द्वारा 1990 से जारी किया जा रहा है। राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ करता है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया। रोलिंग प्लान 5वीं समाप्त करके 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, उसको भी जो है जल्द 2 वर्ष होने के बाद समाप्त कर दिया गया था। राष्ट्रीय आय की गणना जो है दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम की थी। पुस्तक पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है वो दादाभाई नौरोजी की है। इन्होंने इसमें गरीबी का मापन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार जो है गरीबी वो 21.9% थी। ये लोअर पीसेस में आया हुआ था अभी प्री में। श्री रंगराजन समिति के सिफारिश पर जो है 29.5% गरीबी थी। आर्थिक नीति की बात करें तो प्रथम औद्योगिक नीति जो है 6 अप्रैल 1948 को हुई। द्वितीय जो है 1991 में, जिसे राव मनमोहन मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसमें घटक जो थे वो निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण, मतलब वैश्वीकरण। जब अपनी अर्थव्यवस्था को हम अन्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोल देते हैं, व्यापार के लिए, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। अब बात करते हैं ऋण कौन कौन देता है। बड़े उद्योगों को ऋण देता है आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईआरसीआई, ये जो है बड़े उद्योगों को ऋण देते हैं। लघु उद्योगों को ऋण देता है सिडबी, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है। कृषि ग्रामीणों को नाबार्ड देता है। नाबार्ड एक कृषि ग्रामीण विकास बैंक है। प्रतिभूति का नियंत्रण जो है वो सेबी करता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था की 4th वीडियो थी। ये कुल 4 वीडियो हैं, जिसमें हमने पूरी इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश की है। इसकी पीडीएफ भी आज टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए या तो कमेंट बॉक्स में मैं लिंक शेयर करूँगा, या डियर सर 1 2 3 4 5 6 7 आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।